Hello students, in today's video lesson we are taking another rectangular component of a vector in 3 dimension. In the last video lecture we studied the rectangular component of vector in 2 dimension or in a plane, where we studied a given vector A can be divided into two or can be resolved into two rectangular component. One of the component is known as a हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर वन इज नोन एज वर्टिकल कंपोनेंट. ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आप लेते थे ए, अगर ए कोई गिवन वेक्टर होता था उसको रिसोल्व करना होता था. प्लेन में आपने ऐसे किया था कि आपके पास ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस हो गया और ये ए आपके पास कोई गिवन वेक्टर हो गया. ठीक है, जब ए गिवन वेक्टर को रिसोल्व करना होता था दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग आप ए एक्स वेक्टर लेते थे, वाई एक्सिस का लॉन्ग आप ए वाई वेक्टर लेते थे. ठीक है, इस ए वेक्टर को जब हम एक्स एक्सिस का लॉन्ग रिजोल्व करते थे तो आपके पास आता था ए कोस थीटा, एंड व्हेन द सेम ए वेक्टर इज रिजोल्व्ड अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, इसका कंपोनेंट आता था ए साइन थीटा. तो ये ए कोस थीटा और ए साइन थीटा आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन ए प्लेन. एक प्लेन में कहलाते थे. प्लेन मतलब 2 डायमेंशन के अंदर. ठीक है, नाउ वी आर learning the component rectangular component of vector in 3 dimension. ठीक है, तो to learn the rectangular component of a vector in 3 dimension, we consider a vector A acting along OR vector. OR vector के along एक A vector act कर रहा है. इस O पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए let we construct a rectangular parallelepiped. पहले मैंने एक rectangular parallelepiped बना दिया है. ठीक है, उस rectangular parallelepiped के अंदर मेन डायगोनल के along आपका एक वेक्टर एक्ट कर रहा है OR वेक्टर. ठीक है, और उस OR वेक्टर को हम A वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो उस OR साइड जो उस मेन डायगोनल की बनी है जिसके अलोंग ए वेक्टर एक्ट कर रहा है, उस ए वेक्टर को हमने 3 कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व करना है. तो हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन. ओके, तो इसको लर्न करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, तो देखना सारा डायग्राम से समझाया जाएगा. यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. देखिए, वेक्टर एडिशन के ट्राइंगल लॉ से हमने क्या सीखा था कि दो वेक्टर आपने ले रखे हैं आपने. ठीक है, एक वेक्टर आपने यहाँ से ड्रॉ कर दिया लेट मी से, मैं इसको रेड पेन से डोनोट कर देता हूँ. एक आप वेक्टर डोनोट कर देते हैं ओ टी वेक्टर. ठीक है, एक आपके पास ओ टी वेक्टर है, एक आपके पास टी आर वेक्टर है. क्लियर है, तो ओ टी आर ये एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है. ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको ओ आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट है आपके पास ओ आर वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है. तो ओ आर वेक्टर हो जाएगा आपके पास हेड टू टेल ओ टी वेक्टर लोगे सबसे पहले. उसके बाद टेल टू हेड आपने ओ टी वेक्टर लिया, फिर टेल टू हेड आपने टी आर वेक्टर लिया. तो ओ टी वेक्टर प्लस आपने कर दिया टी आर वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर आया आपके पास ओ आर वेक्टर के बराबर. ठीक है, आप इसको इस ओ टी वेक्टर को आप लोग एक और वे के अंदर एक्सप्रेस करोगे. तो ये अब हम कंसंट्रेट करेंगे नीचे वाले रेक्टेंगल के ऊपर. नीचे वाला रेक्टेंगल क्या है इस रेक्टेंगल पैरेललेलोपिपेड में? ओ एस टी पी. इस ट्राइंगल के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर बात करेंगे. ठीक है, तो कंसिडरिंग रेक्टेंगल बेस ऑफ द रेक्टेंगल और पैरेललेलोपिपेड भी बोल सकते हो आप. कंसिडरिंग रेक्टेंगल OSTP of this rectangular parallelepiped and using parallelogram law of vector addition. Using parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition यूज करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो क्या क्या पैरेललोग्राम में यूज कर रहे हैं. आपने OSTP पैरेललोग्राम कंसिडर किया है. इसके अंदर एक OP वेक्टर है आपके पास, एक आपके पास OS वेक्टर है. ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे ओ टी वेक्टर का फाइंड आउट करोगे. तो ओ टी वेक्टर इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के अंदर किसके पैरेललोग्राम के अंदर बोल दो या इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम के अंदर ओ टी वेक्टर आपका डायगोनल के अलोंग एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ओ टी वेक्टर इन दिस ओ एस टी पी पैरेललोग्राम. ठीक है, कंसिडरिंग पैरेललोग्राम लिख दो यहाँ पे. कंसिडरिंग पैरेललोग्राम OSTP using parallelogram law of vector addition. OT vector, that is diagonal of this parallelogram, can be expressed as the two vectors OP vector plus OS vector की टर्म में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं.
ठीक है। ओके, तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ये आपके पास ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ टी वैक्टर की जगह मैं लिख देता हूँ ओ पी वैक्टर प्लस ओ एस वैक्टर। ओ टी वैक्टर की रिप्लेस करके मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। प्लस टी आर वैक्टर को मैं एच टी लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ हमें पैरेलल इस रेक्टेंगुलर पैरेललोपीपेड से क्या दिख रहा है, टी आर वेक्टर इज पैरेलल टू ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो आप टी आर वेक्टर को रिप्लेस कर दोगे ओ क्यू वेक्टर से, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर एज इट इज प्लस ओ एस वेक्टर एज इट इज प्लस टी आर वेक्टर की जगह आपने लिख दिया ओ क्यू वेक्टर, ये ओ क्यू वेक्टर हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड दे देते हो, ओके। नाउ वी टेक द ए वेक्टर आपके पास मेन वेक्टर गिवन था, इसको आपने 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करना था, ठीक है। तो सॉरी, हम ले रहे हैं इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेक्टर है ना, उसको मैंने ले लिया ए एक्स कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। उसको हमने ए एक्स वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इस ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट हो जाएगा, उसको हम डिनोट कर देंगे ए जेड वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो ए एस वेक्टर, ए वाई वेक्टर, ए एंड ए जेड वेक्टर आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ आर वेक्टर आपके पास था ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर था आपके पास ए एक्स वेक्टर, ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आपने ए एक्स वेक्टर लिख रखा है। ओ एस वेक्टर है आपको कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस आ जाएगा, ओ ए जेड वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया आपने, प्लस ओ क्यू वेक्टर का हो गया ए कंपोनेंट ऑफ दिस ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस हो गया है आपका ए वाई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। यहाँ तक आपको नोट डाउन करना था, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, लेट द यूनिट वेक्टर acting along x axis is considered as I, unit vector acting along y axis is considered as j, and unit vector acting along z axis is considered as k। ये तीनों वेक्टर मान लिया आपने। तो I यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर I कैन बी रिटन एज वेक्टर एक्टिंग अलोंग x axis डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ax वेक्टर डिवाइडेड बाय ax आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप j वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो ay वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर दैट इज ay, and finally the k vector would be equal to magnitude of a vector, the rectangular component of a vector acting along z axis az vector divided by magnitude of az आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए एक्स वेक्टर आ गया आपका, वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स टाइम्स ऑफ आई वेक्टर के बराबर। ऐसे हम ए वाई वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैप की टर्म्स के अंदर ए वाई टाइम्स ऑफ जे कैप के बराबर, और ऐसे ही हम लोग ए जेड को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जेड वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं ए जेड टाइम्स ऑफ के वेक्टर के फॉर्म के अंदर, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, क्लियर है। तो अगर हमने ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर को ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, तो इक्वेशन थर्ड को या इसको मैं बोले तो इक्वेशन फोर्थ को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर हो जाएगा आपके पास, ओके स्टूडेंट। तो हम ए वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन फोर्थ से, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स वेक्टर की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कैप, प्लस ए जेड वेक्टर की जगह लिख सकते हैं हम लोग ए जेड वेक्टर का मैग्नीट्यूड के कैप, प्लस ए वाई वेक्टर की जगह हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे कैप, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऑर्डरली लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। यहाँ तक आपने एक्सप्रेस किया था 3 डायमेंशन वेक्टर को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ तक 2 डायमेंशन वेक्टर को आपने ऐसे एक्सप्रेस किया था, यही लिख के दिखा देते हैं। 2 डायमेंशन वेक्टर आपने कुछ ऐसे एक्सप्रेस किया था, ए वेक्टर या 2 प्लेन वाला ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई वेक्टर हो गया यहाँ पे प्लस ए वाई जे वेक्टर हो गया, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, उसके अंदर आपने ये टर्म निकाल के दिखाई थी ए वेक्टर के लिए, और आपने 3 डायमेंशन में पढ़ा तो आपके लिए ए वेक्टर आपके पास ये आ गया, ठीक है। नाउ वी ट्राई टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर।
ठीक है, एक ए जो आपका मेन डायगोनल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं इस रेक्टेंगुलर पैरेललेलोपिपेड से। तो डायरेक्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और ए यहाँ पे हो जाएगा ए जेड स्क्वायर अंडर द रूट के बराबर ही आ जाएगा। आप कहोगे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइन के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ तक मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ तक हमारा काम यूज हो चुका जितना होना था। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर्स ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन, एक वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट की जाती है, इसको फाइंड आउट करने के लिए लेट वी एक्सप्रेस द मेन वेक्टर ओ आर। जो ओ आर मेन वेक्टर ए वेक्टर, इट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ बीटा डिग्री विद वाई एक्सिस एंड दिस ए वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ गामा डिग्री विद जेड एक्सिस। ठीक है, तीन एंगल की फॉर्म में मैंने एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस के एंगल को कंसीडर करते हुए मैंने एक ए वेक्टर को एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले इस ट्राइंगल से आप बोल दोगे। ठीक है, आप इस ट्राइंगल को आप बोल देते हो, यहाँ से आप लोग अल्फा को एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से अल्फा कैसे एक्सप्रेस करें, सुनना। ओ से यहाँ तक आपके इधर ओ से एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेक्टर दे रखा है ए एक्स वेक्टर, और एक मेन डायगोनल वेक्टर आपके पास ए है। और इस ट्राइंगल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस ट्राइंगल के अंदर बेस आपके पास नोन है, हाइपोटेन्यूस नोन है। ठीक है, तो कोस अल्फा को हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे बेस ऑफ दिस ट्राइंगल ए एक्स, और हाइपोटेन्यूस दिस ट्राइंगल हो जाएगा ए के बराबर। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ से हम लोग ए एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन आपने एक्सप्रेस कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स ऑफ कोस अल्फा। ठीक है, सिमिलरली कोस बीटा फाइंड आउट करोगे तो कोस बीटा की वैल्यू आ जाएगी ए वाई डिवाइडेड बाई ए के बराबर, वो आ जाएगी ए वाई को एक्सप्रेस कर दोगे आप ए इंटू कोस बीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दोगे। ठीक है, लास्ट है आपके पास कोस गामा, तो कोस गामा आ जाएगा वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ मेन वेक्टर। तो वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मेन वेक्टर टाइम्स ऑफ कोस गामा के बराबर। ठीक है, अब इस तीनों को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, ये आपने एक स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन में बोल दो। ठीक है, या आप लोग चाहते हो तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ से हम लोग निकालें तो आपके पास ए स्क्वायर रूट क्या जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर की टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे पुट करेंगे इन इस पोजीशन में, ए स्क्वायर को आप एजिटिव रखोगे। नेक्स्ट है आपके पास ए एक्स स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो ए कोस अल्फा का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद है ए वाई स्क्वायर की जगह आप ए कोस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास ए जेड स्क्वायर, तो वहां आ जाएगा ए कोस गामा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इस टर्म के अंदर इसको क्या कर दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, अगर आगे इसको सोल्व करके दिखाएं तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर चल रहा है, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा के बराबर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा के बराबर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा के बराबर। ऐसे एक्सप्रेस कर दिया आपने इसको। ठीक है, राइट हैंड साइड से हम लोग एक ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा के बराबर होंगे। ठीक है, दोनों तरफ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर लिख देते हैं। ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक रिलेशन एक्सप्रेस हो गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस रिलेशन को हम बोलते हैं this relation is called sum of the squares of direction of cosine of a vector is always unity। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो sum of the squares। देखो ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा क्या है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो sum of the squares of direction of cosine of a vector
डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज यूनिटी, इज ऑलवेज यूनिटी। वो किसके बराबर होता है? यूनिटी के बराबर होता है। ठीक है, बस यही आपको एक्सप्रेस करना था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, पढ़ लेना। थैंक यू वेरी मच।